हेलो जय हिंद। मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास में हम आपके एक आर्मी अग्निवीर के लिए पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों ही सब्जेक्ट कवर करेंगे। कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठिएगा क्योंकि मैथ के 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा एक तरह से 2024 का आपका दूसरा मॉडल पेपर है, 2024 वाले बैच का। बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, एक ईजी और मीडियम एक बैलेंस लेवल का पेपर लेके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है मैथ और रीजनिंग के सेक्शन के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की जो टोटल संख्या है वो 50 होने वाली है, ठीक है। और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। क्वेश्चन हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक। पहले 15 प्रश्न हैं। फुटबॉल से संबंधित संस्था फीफा की स्थापना कब हुई? फटाफट से इसका आंसर करिएगा। और देखिएगा ये क्लास हमारी प्रीमियर चल रही है, यानी कि रिकॉर्डेड है। आंसर देने के लिए समय नहीं मिलेगा। फटाफट से प्रश्न और आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को बीच में आप लोग रोक सकते हैं। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं 1904 उनका राइट आंसर है। फीफा का आपसे अगर हेडक्वार्टर पूछेगा कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ये आपको ध्यान रखना है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सेकंड नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां हुआ था ये बताइए। मद्रास, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कांग्रेस की स्थापना कब हुई। कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे ये भी पूछेगा कि पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। दूसरी चीज आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, निम्न में से क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल, पाक जल डमरू मध्य, 5 डिग्री चैनल या फिर स्वेज नहर। फटाफट से इस प्रश्न का आंसर करिए। देखिएगा ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं 10 डिग्री चैनल, उन सभी का आंसर यहां पे बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न आपके सामने 4 नंबर, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करिएगा। क्या आंसर देंगे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से एक बार आंसर करिएगा। जस्ट ए मिनट, फोन को साइलेंट कर लेते हैं नहीं तो डिस्टर्ब करेगा फिर। चलिए देखिए, कोलेरू झील कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन डी आपका राइट है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? जल्दी से इसका आंसर करिए। फटाफट से ही डिस्कस करेंगे भाई, ज्यादा डिटेल नहीं में जाएंगे क्योंकि हमें मैथ और रीजनिंग भी सॉल्व करना है। देखिएगा कितने सदस्य एंग्लो इंडियन के होते हैं लोकसभा में? टोटल 2 सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी क्या सभी आंसर दे रहे हैं? अगर आपसे पूछेगा राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 6, सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन ए को दिया है मौर्य वंश, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। सम्राट अशोक मौर्य वंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध खिलाड़ी दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? कल की हमने क्लास करवाई थी, आपको पता होना चाहिए। कल जो हमने क्लास करवाई थी मैंने उसमें यह प्रश्न आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए दिया था कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और आज की क्लास में मैंने ये प्रश्न ले लिया है। यहां पर जिम्नास्टिक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? आंसर करिए फटाफट से। अगर आप सभी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दिया करो। क्लास हमारी डेली सुबह 10 बजे चलेगी,
आज की क्लास प्री में है, नहीं तो सुबह 10 बजे लाइव चलती है। ठीक है, यहां पे क्या है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, भगवान शिव को समर्पित है। जिस भाई ने ऑप्शन सी को दिया है उनका आंसर करेक्ट है जी। नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था? किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। सभी ने ऑप्शन बी को दिया है। अलाई दरवाजा जो है यह कुतुब मीनार का एक मुख्य प्रवेश द्वार है, यह भी ध्यान रखिएगा। अलाई दरवाजा कहां पे है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में है और यह दिल्ली के कुतुब मीनार का एक प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते डैश उपनिषद से लिया गया है? यह तो भाई बिल्कुल बेसिक और इजी प्रश्न है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है दूर दूर तक। फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिए, क्या आंसर देंगे? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, अगर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मन मन में बस आंसर मेरे साथ मैच करवाइए कि आपके राइट कितने हो रहे हैं, बट कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। मैथ और रीजनिंग के सेक्शन में बहुत अच्छा सेक्शन है आज मैथ और रीजनिंग का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? उज्जैन, अहमदाबाद, सूरत, जबलपुर। इनमें से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं उनका राइट है। अगर मैं आपसे पूछूं उज्जैन शहर किस नदी पर है, बता पाओगे? उज्जैन शहर जो है यह शिप्रा नदी पर स्थित है। ठीक है ना। इसके अलावा सूरत किस नदी पर है? सूरत शहर ताप्ती नदी पर स्थित है। जबलपुर शहर किस नदी पर है? जबलपुर नर्मदा नदी पर है। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किया गया है? कम से कम अब तो मेरे ख्याल से ये वाला प्रश्न शायद एग्जाम में भी नहीं आता है। ठीक है, इतना बेसिक हो गया है, अगर ये प्रश्न एग्जाम में डाल देगा तो कोई भी कर लेगा। और मैं ये चाहता हूं कि आप सभी भी इसका राइट आंसर दें। अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में है? साथ साथ इन चारों अनुच्छेद के बारे में आप लोग एक एक लाइन कमेंट करो, आपको जिस जिसके बारे में नॉलेज है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव करने से रोक लगाता है। अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार से संबंधित है, आपको पता है ना, 14 से 18 तक। यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि जो सार्वजनिक कार्यालय हैं, सार्वजनिक कार्यालय या फिर कारखाने लिख लीजिए, ठीक है ना, इसमें सार्वजनिक जो है लोक नियोजन की समानता है। सार्वजनिक कारखाने में किसी भी व्यक्ति को कार्य करने की समानता है, कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है, समानता का वर्णन है। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत, पता है सभी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नृत्य करती हुई कांस्य से प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। जिस भाई ने ऑप्शन डी को दिया है उनका आंसर करेक्ट है। मोहनजोदड़ो पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के तट पर है भाई? ये सिंधु नदी के किनारे बसा था। ठीक है, प्लस इसकी अगर खोज पूछ लेगा आपसे, इसकी खोज किसने की, आंसर करिएगा, किसकी खोज किसने की है? इसकी खोज की है राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने 1922 में। क्वेश्चन नंबर 14, कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल ही सिंपल और बेसिक हो गया ये। राइट आंसर मैच करिएगा। जो ऑप्शन यहां पर डी को दे रहे हैं सिक्किम, उन सभी का आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं सर। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल। भारत का वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से 31 मार्च है, क्योंकि आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935 है।
ठीक है, राष्ट्रीयकरण पूछा है तो ऑप्शन बी को आंसर देंगे 1949। तो यहां पर क्या है, आपका जीके का सेक्शन कंप्लीट है भाई। सेक्शन बी है 16 से 30 तक, अगले 15 प्रश्न। और एक चीज ध्यान रखना, जब आप लोग स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो आप लोग सेक्शन वाइज करेंगे कि आपके सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं जी, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। उसके बाद आपको पता लगेगा आपका कौन सा सेक्शन वीक है, आपको उस पर मेहनत करनी है। मैंने इसमें करंट अफेयर्स नहीं डाले थे, है ना। 16 नंबर देखिए, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। नाभिक क्या होता है, नाभिक होता है भाई केंद्रक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको न्यूक्लियस। कोशिका के केंद्रक या फिर केंद्रक का आविष्कार नहीं होगा, ये केंद्रक की खोज होगी, है ना। आविष्कार तो मतलब किस चीज को बनाना हो गया, खोज किसने की है, तो ये की है रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की है, कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन, कोशिका की खोज या फिर कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके का आविष्कार किया है, रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया है, लुईस पास्चर ने किया है। आगे देखिए, जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये मैंने कल ही आपकी आर्मी की क्लास में करवाया है, बिल्कुल भी ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए भाई। जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, बताओ जल्दी से। कल ही बताया है, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, ये तीनों ही पाए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। 18 नंबर, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है, फटाफट से आंसर चाहिए आप सभी का, जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिएगा। सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है भाई। सापेक्ष घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, ठीक है ना। कभी किलोग्राम प्रति घन मीटर कर दीजिएगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर कर दीजिएगा, गलत है, इसकी कोई भी अपनी इकाई नहीं है। 19 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर, मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है, आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर करिएगा। मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, क्या सभी यहां पे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, अगले प्रश्न पर चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होते हैं। क्षय रोग टीबी रोग सेम है, एक ही बीमारी है, ठीक है ना, यहाँ पे बीच में और दूसरा आएगा स्लैश वाला। क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होते हैं, ये देखो, इसके कारक का नाम अगर पूछ लेगा, कारक क्या है, तो कारक है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। अब बैक्टीरियम आ गया है तो पता होगा, बैक्टीरिया के कारण होता है, आपका ऑप्शन यहां पर डी करेक्ट हो जाएगा जी। चलिएगा, 21 नंबर आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, इनमें से ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर देंगे। चलें सॉल्यूशन पे, देखिए थियोफ्रेटस, अगर आप सभी आंसर दे रहे हैं ना, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अब मुझे कमेंट करके इवानोवस्की का, अरस्तु का, ल्यूवेनहॉक का जल्दी से कमेंट करिए, क्या आंसर होगा। देखिए, इवानोवस्की ने किसकी खोज की है, वायरस यानी कि विषाणु। अरस्तु ने जंतु विज्ञान का जनक बोलते हैं अरस्तु को, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की है, तो जीवाणु की खोज की है ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में लगे पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है। साइड मिरर बोलते हैं इसको, है ना, साइड मिरर, यानी कि साइड का, पीछे से साइड का व्यू देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर किस दर्पण का बना होता है। आंसर मैच करिए, जो भी ऑप्शन ए को दे रहे हैं उत्तल दर्पण, उनका राइट है। अब इसी के साथ अवतल दर्पण भी पता होना चाहिए, गाड़ियों की साइड व्यू देखने के लिए तो उत्तल दर्पण, और गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल दर्पण है, ठीक है। इसके अलावा जो नाई हैं, बार्बर हैं, वो अवतल दर्पण का ही यूज करते हैं।
23 नंबर है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? आज मॉर्निंग में दिल्ली पुलिस की क्लास में डिस्कस किया गया है, बता दीजिएगा। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? क्या आप लोग सभी यहां पर ऑप्शन डी को बता रहे हैं? बैंगनी रंग, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है ना। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे अधिक होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलॉय मेटल? मिश्र धातु बता दीजिए। देखो, लोहा, तांबा, जिंक अयस्क से प्राप्त होता है, तो मिश्र धातु का तो सवाल ही नहीं है। स्टील आपको पता है ना, लोहा और क्रोमियम का मिश्रण है। लोहा प्लस क्रोमियम का मिश्रण क्या है? स्टील है हमारा, इसीलिए ऑप्शन डी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, किस गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है? बताइएगा। और आप सभी लोग, एक दो कमेंट आए थे ना पिछले सेशन में कि प्रैक्टिस सेट कहां से लगाने हैं। देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? शुभम ई क्लासेस। एक बार मैं लास्ट में आप सभी को बता भी दूंगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। शुभम ई क्लासेस ऐप का नाम है हमारा, जो चैनल का नाम है। इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। यहां पर आपको 20 मॉडल पेपर के हमारे ऑनलाइन सेट मिल जाएंगे। 20 मॉडल पेपर के ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, ये 99 रुपीज के आसपास हैं। इसके अलावा जीके जीएस की अगर आपको बुक पढ़नी है, 2800 प्लस क्वेश्चन की हमारी एक ई बुक भी है उसमें अवेलेबल। और इस ई बुक का आप लोग पीडीएफ निकाल के रिवीजन भी कर सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है शुभम ई क्लासेस, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। मार्श गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को मार्श गैस भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? फटाफट से आंसर दीजिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो यह है डायनेमो। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा जी। इसके अलावा विद्युत मोटर, ध्यान रखिएगा, इसका जस्ट उल्टा है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है जी। ठीक है, आगे चलते हैं 27 नंबर, नौसादार का रासायनिक नाम क्या है? नौसादार का रासायनिक नाम क्या है? आंसर करिए। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, क्या आंसर देंगे? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन सी को दिया है, अमोनियम क्लोराइड? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, ऑप्शन सी वाला। 28 नंबर आपके सामने, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? फटाफट से आंसर दीजिएगा। ठीक है, आज डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर, क्योंकि हमारी रिकॉर्डेड क्लास है। तो मैं ये मानता हूँ रिकॉर्डेड में ना, अगर मैं लाइव ना रहूं, रिकॉर्डेड रहूं और मैं डिटेल डिस्कस करता हूं, तो आप लोग ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं देते हो फिर। ठीक है, इसके बाद मैथ के सेक्शन है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, कोई भी विद्यार्थी मैथ छोड़ के जाएगा नहीं। बहुत ही अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के 2023 के लेटेस्ट। देखो, ऑक्सीजन के साथ साथ नमी अगर लोहे में लग जाए तो लोहे में जंग लग जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार क्या हो जाता है? लोहे का भार बढ़ता है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यह भी ध्यान रखिएगा। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, इसके अलावा लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया भी है। रासायनिक अभिक्रिया है, यह भी पता होना चाहिए। 28 हो गया है। 29 नंबर देखिएगा, तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तालाब का पानी या फिर पीने योग्य जो शुद्ध जल है, पीने योग्य जल को शुद्ध करने के लिए और अधिक प्योरीफाई करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरीन का। ऑप्शन क्या बी सभी ने दिया है? सर आंसर मैच करिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, है ना। और ये आपका सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है, दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अभी तक आप सभी ने लाइक नहीं किया है भाई, तो लाइक जरूर करिएगा सेशन को, आपके लाइक से ही
हमें मोटिवेशन मिलता है भाई। दो समतल दर्पण के बीच बने प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, कोई लिमिट ही नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनलिमिटेड। सभी ने ऑप्शन डी को दिया है। तो यहां पर आपका जीके और जीएस कंप्लीट है। सेक्शन सी है मैथ का। अगले 15 क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा, जल्दी से आंसर करिए। चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे। मैं यहां पर देखो, अब आपके आंसर तो मैं देख नहीं पाऊंगा, है ना, आज रिकॉर्डेड है। क्या करता हूं, आप लोग ईमानदारी से टेस्ट लगाइएगा। मैं क्वेश्चन के साथ साथ फटाफट से सॉल्यूशन पे करूंगा। आप लोग क्या करना है, सेशन को पॉज कर लीजिए या फिर वीडियो को चलने ही दीजिए, बट सोल्व करके मेरे से पहले सोल्व करने का प्रयास करिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बोला है कि दो पाइप किसी टंकी को 30 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? सिंपल है ना। देखो, मैंने माना पाइप ए है, टंकी को भरता है 30 घंटे में। पाइप बी है, वो टंकी को भरता है भाई 40 घंटे में। सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी पता होनी चाहिए कितनी है। कैपेसिटी मतलब इनका एलसीएम ले लेंगे जो कि 120 हो जाएगा। ये टंकी की कैपेसिटी है। देखो, 30 चौके 120, 40 तिया 120। ये 3 और 4 क्या है? ये 3 और 4 क्या है? ए और बी के भरने की क्षमता है। बोला है कि दोनों मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भर देंगे? तो देखिएगा, दोनों मिलकर टोटल टंकी की कैपेसिटी है 120 यूनिट। दोनों के भरने का टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 3 7। तो 120/7 घंटे में भर देंगे। आगे सोल्व मत करिएगा, यहां पर तक ही आपका सॉल्यूशन है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। एक वस्तु 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हुई, तो 25% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? फटाफट से इसका भी आंसर कर दीजिएगा। देखो, 150 में बेचकर 25% की हानि हुई है। अब हानि हुई है, हानि मतलब क्या होता है? 100 माइनस लॉस परसेंट। प्रॉफिट चाहिए तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू चाहिए। समझो चीजों को। 150 रुपए में बेचा है, 25% की हानि हुई है, यानी कि ये जो 150 रुपए है ये आपके 75% का मान है। 25% तो हानि हो गई। हानि मतलब 100 माइनस लॉस, यानी कि जो 75% आपका आएगा 100 में से 25 माइनस करके, उसका ही तो मान है 150। तो बोला है उसे कितने रुपए में बेचें कि 25% का लाभ हो। अब लाभ होगा तो 100 में 25 जोड़ेंगे, यानी कि हमें 125% का मान चाहिए। सिंपल है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर 150 गुणा 125 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 75 इंटू एक्स। परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा। अब आगे देखिए, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 50। और 50 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 250 रुपए आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु भी जोड़ लिया जाए तो औसत आयु में 20% की वृद्धि हो जाती है। नौकर की आयु कितनी है यह आपको बताना है। करिए इसका सॉल्यूशन फटाफट से। चलिए, सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो, एक परिवार में कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। औसत आयु 20 वर्ष है। अगर मैं, ओके तो छोटा हो गया बहुत। अगर मैं 6 को 20 से गुणा कर दूं
तो 6 सदस्यों की टोटल आयु आ जाएगी 120 वर्ष। क्लियर है इतना? बोला है कि नौकर की आयु भी जोड़ ली, 6 मेंबर थे, नौकर की भी जोड़ ली, तो टोटल हो गए कितने? 7 मेंबर। अब देखिए गुणा, पहले आयु थी 20 वर्ष, 20% की वृद्धि हुई है, 20 का 20% निकाल लोगे ना 4 होगा, है ना? 20 का 20% हो जाएगा 4, यानी कि अब जो है औसत आयु हो गई है 24 वर्ष नौकर को मिलाने से, यानी कि इसको 24 से गुणा कर देंगे। अब नौकर समेत परिवार की कुल आयु कितनी है? 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 15 16। आप समझिए क्वेश्चन को कि 6 सदस्यों की टोटल आयु है 120 वर्ष, जबकि नौकर को मिलाने से हो जा रही है 168 वर्ष। नौकर की आयु पूछा है, तो 168 में से 120 को माइनस कर दीजिए, कितना बनेगा? यहां पर 48 ईयर्स जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आंसर मैच करिए सर, क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, इसको देखिए। एक बगीचे की सफाई में 6 घंटे का समय लगता है, 2 घंटे 30 मिनट में बगीचे का कितना हिस्सा साफ किया जा सकता है, यह बताना है। करिए आंसर, क्या करेंगे? देखो जी, मैंने माना बगीचे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई टोटल मिलाकर, ऊंचाई तो नहीं होगी, बगीचे की लंबाई और चौड़ाई क्या है? एक्स है, ठीक है। मैंने क्या माना कि जो बगीचे का माप है, बगीचे का माप क्या है? एक्स है। अब इस एक्स को साफ करने में 6 घंटे लगते हैं, यानी कि एक्स को साफ करने में 6 घंटे लगते हैं, 6 से मैंने गुणा कर दिया, टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया ये आपका, बराबर बोला है 2 घंटे 30 मिनट में कितना हिस्सा साफ किया जा सकता है, बराबर में 2 घंटे 30 मिनट रख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। 2 घंटे 30 मिनट को तोड़ लेते हैं, 2 घंटे है, 30 मिनट क्या है, घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, 1/2, यानी कि 2 सही 1/2 को सोल्व करेंगे तो 5/2। 2 घंटे 30 मिनट को हम 5/2 भी लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी लिख सकते हैं। अब क्या कर दीजिए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। यहां पर आपका हो जाएगा 12x बराबर 5, और x का मान कितना हो जाएगा? 5/12। आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। आप इसको 2-3 तरीके अलग से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके। 35 नंबर, और आपको बता दूं ये जो मैथ का सेक्शन है ना, ये आपका एसएससी एमटीएस 2023 वाले एग्जाम का है, पूरा मैथ का सेक्शन एकदम कंप्लीट। इसको सॉल्व करिए, इसका मान क्या होगा सॉल्व करने पर? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, और ब्रैकेट में पहले हम डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, है ना। अब देखिए मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक से बताऊंगा, मैं शॉर्टकट नहीं मारता हूं, ठीक है ना। ये 0.18 है, इसको मैं 18 में 100 लिख सकता हूं। डिवाइड किससे करना है? 0.9 से, यानी कि 9 इसको 10 लिख सकते हैं हम, पॉइंट है ना एक डिजिट छोड़ के, तो ये 10 नीचे ना रहकर आपका 10 कहां चला जाएगा भाई? ये 10 चला जाएगा आपका ऊपर मल्टीप्लाई में। पहले काट लीजिए जो कट रहा है, 0 से 0 कैंसिल कर दी, 9 दूनी 18, 2 से करेंगे 2 पंजे 10, यानी कि आपका इतना हिस्सा सोल्व करने के बाद क्या आएगा? 1/5 आ जाएगा। अब इसमें 0.8 प्लस करना है, प्लस क्या करना है? 0.8, जिसको मैं 8/10 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, 10 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 प्लस यहाँ पे 8, यानी कि 10/10 करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। मैं अपने सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आप फास्ट करिएगा, कोई समस्या नहीं है, बस आंसर आना चाहिए। पूरा इतना सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन आपका खत्म है। अगर हम 1 को गुणा किससे करना है? 0.001 से गुणा करेंगे तो 0.001 ही आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, आंसर मैच कर लीजिएगा। 36 नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दीजिए आंसर। दो संख्याएं 11 और 6 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 हो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
क्या बताया है मैंने आपको इस प्रश्न में? जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता है कि जब भी अनुपात दिया हो, यह अनुपात हमने लिख दिया 11:4। यहां पे आपको HCF दिया है ना, इस अनुपात का भी HCF ले लो। इस अनुपात का अगर मैं HCF ले लूं, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब यहां पे HCF 1 है, प्रश्न में दोनों का HCF 4 है, यानी कि 1 रेशो का मान किसके बराबर है भाई? 4 के बराबर है। सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे छोटा रेशो 4 है ना, अगर 1 का मान 4 है तो 4 रेशो का मान कितना हो जाएगा? 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन 16 तो है ही नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन गड़बड़ है यहाँ पे भाई, 16 आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये ऑप्शन गड़बड़ है आपके, 16 ही आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है 37 नंबर। 14,136 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित कीजिए कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना सभी बराबर हों, तो सी का हिस्सा कितना है ये बताना है आपको। इस प्रश्न को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसमें मैं समझाऊंगा भाई। उम्मीद करूंगा आपको क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है आप स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए फॉर बेटर व्यू के लिए। देखो एक चीज मेरी ध्यान से, यहां पर आपको क्या बोला है? यहां पे बोला है कि ए का 2 गुना, 2 गुना यानी कि 2a बराबर बी का 3 गुना यानी कि 3b और सी का 5 गुना बराबर 5c। ये तीनों बराबर हैं तो तीनों हमने क्या कर दिए? एक दूसरे के बराबर कर दिए। अब इसको सोल्व करने के लिए ना आपको अनुपात निकालना पड़ेगा ए, बी और सी का। देखिए ए रेशो बी रेशो सी आपको पता लग गया तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। अब मुझे पता है कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, मैं क्या करूंगा? तीनों का एलसीएम ले लूंगा। यहां से तीनों का मैं क्या करूंगा? एलसीएम ले लूंगा, शॉर्टकट है ये अपना। एलसीएम कितना हो जाएगा अपना? 30 एलसीएम आ जाएगा, 30 एलसीएम आ जाएगा ना। अब देखो ये 30 एलसीएम 2a के भी बराबर रहेगा, 3b के भी बराबर रहेगा, 5c के भी बराबर रहेगा, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो एलसीएम भी बराबर रहेगा। इट मींस ये 2a बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 2 से हम 30 को भाग कर देंगे तो a का अनुपात कितना आ जाएगा? 15। a का अनुपात कितना आ जाएगा? 15। समझ गए? अब मैं डायरेक्ट करता हूं, 3 से 30 को भाग करेंगे तो b का अनुपात कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 5 से 30 को भाग करेंगे तो c के अनुपात कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। a, b और c का अनुपात हम ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए अब देखो, अब यहां पे टोटल दे रखा है आपको 14,136 रुपए। अनुपात का भी टोटल कर लीजिएगा, 15, 10, 25 और 6 31, यानी कि 31 रेशो का मान कितना है? 14,136 रुपए है। पहले एक रेशो का मान निकाल लो, हमको सी का हिस्सा बताना है, यानी कि 6 रेशो का मान बताना है, फिर हम उसको निकाल लेंगे। 36 से भाग करिए, 36 एकम 36, पहले 31 से, सॉरी 31 है ना, माफी चाहूंगा। 31 से करिएगा भाई, कैसे करेंगे इसको? मैं और छोटा कर लूं? वैसे तो अब मैंने क्वेश्चन पढ़ ही दिया है पूरा, इसको छोटा कर लेते हैं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पहले मैं 4 से करूंगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12। देखो भाई पहले ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 से, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे तो 124 आएगा। अब 141 में से 124 माइनस करेगा, मैं अपने हिसाब से करूं, आप लोग फटाफट से कर लीजिएगा, ठीक है ना। 17, यानी कि ये हो गया आपका 171। 171 है तो कितने से जाएगा ये? 7 से जाएगा, 6 तिया 18, 5 से जाएगा ये, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155। फिर आगे ये आपका 5 से कैंसिल हो जाएगा, 155, ठीक है ना। 11 में से 5 गए 6, यहां पर 16, 166 हो गया ये। कुछ गड़बड़ है क्या ये? 5 तिया 15, एक 166, 6 तिया 18। कुछ मिस्टेक लग रही है भाई, देखो कहाँ पे मिस्टेक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या कहीं?
4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 सही है। 141 में से 124 माइनस करेंगे, 11 में से 4 गए 7, 3 में से 2 गए 1, है ना, सॉरी यहाँ पे 173 होगा, है ना, 173 होगा। अब ये क्या है भाई, 173 है। 6 तिया 18 नहीं होगा, 5 से जाएगा, फिर 5 तिया 15, 5 एकम 5, 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे 186 आ जाएगा, फिर 6 पे, ठीक है। यहाँ पे 456 आएगा कैंसिल करके, है ना, माफी चाहूंगा, मैथ में उलझ जाता है भाई, कैलकुलेशन कैलकुलेशन जब फंसती है तो छोटी छोटी कैलकुलेशन भी फंस जाती है, जो कि दिमाग को आपके खराब कर देगी। यहाँ पे एक रेशो का मान कितना आ गया, हाँ जी, एक रेशो का मान आपका आ गया यहाँ पर 456। हमको सी का हिस्सा बताना है, यानी कि 6 रेशो का मान बताना है। तो 456 को आप लोग 6 से गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा चिकम चिकम 36 का 6, हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 का 3, 2736 रुपए। आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ये प्रश्न आप लोगों ने पहले ही कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 38 नंबर आपके सामने है, इसमें भी बोर्ड मास लगेगा और इसको भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, ये देखो ए प्लस भी है साथ में, ये ध्यान रखना। अब ब्रैकेट में क्या है, पहले स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया। मैं 4 से सीधा 8 को भाग करूंगा, 2 बार में चला जाएगा, दिख रहा है आपको। ये 5 को 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इतना क्लियर है। 10 के बाद क्या है, यहाँ पे गुणा 11 है, बराबर 134 है। 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा, बराबर कितना है, 134 है। अब ये 110 इधर जाके 134 में माइनस हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, हाँ जी 110 माइनस कर दो, बस सिंपल है। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 24 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी क्या सभी ने आंसर दिया है। चलिए 39 नंबर आपके सामने है, समय नहीं मिलेगा भाई ज्यादा, है ना, और मैं ज्यादा आपसे आज बात भी नहीं कर पाऊंगा। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सेशन को खत्म किया जाए और अपना स्कोर बताना है लास्ट में कितना है। किस धनराशि पर 7 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज 3360 रुपए प्राप्त होगा। धनराशि बतानी है, यानी कि क्या बताना है आपको, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला है ना। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना, 3360 रुपए, गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे। टाइम है आपका 7 वर्ष, दर है आपकी 6%। अब सॉल्यूशन कर दीजिए फटाफट से। पहले मैं काटता हूं इसको 6 से, 6 से कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, 6 पंजे 30, छिकम छिकम 36, 560 हो गया। ये 7 से कैंसिल करेंगे, 7 अट्ठे 56, ये आपका 80 आ गया। अब 80 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका हो जाएगा 8000 रुपए। ऑप्शन आपका ए जो है ये राइट हो जाएगा जी, मैच कर लीजिएगा। 40 नंबर है स्क्रीन पर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। करो जी इस सवाल को फटाफट से, कैसे करेंगे, अपन सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो ये लिख दिया मैंने एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य, यहां पर मैंने लिख दिया है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है, हमको वैल्यू तो पता नहीं है तो हम 100 मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए है। अब ये 10% अधिक है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 110 रुपए, ठीक है। बोला है कितने का लाभ, सॉरी अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा भी दिया गया है। अंकित मूल्य 110 रुपए है, 110 का 10% निकालिए, निकाल लोगे ना। देखो एक डिजिट छोड़ के अगर मैं पॉइंट लगा दूं, ये 10% होता है 11, 20% बोलेगा इसको 2 से गुणा कर दो 22, 30% बोलेगा इसको 3 से गुणा कर दो 23, ठीक है। ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 10% क्या है इसका, 110 का 10% 11 हो गया,
अब इसमें 11 की छूट दी है तो मैं 11 माइनस कर देता हूं। अब अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 99 रुपीज हो जाएगा ना। 110 में 11 घटाएंगे 99 हो जाएगा। बोला है कितने का लाभ अथवा हानि हुई, बताओ जी। अंकित मूल्य पर बेचा गया है वस्तु को, तो भाई क्रय मूल्य 100 रुपए है, अब जाके 99 हो गया है। 1% का आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है, यह ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अर्धवृत्त की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें अगर आपको फॉर्मूला पता है आप आसानी से सवाल को कर ले जाओगे। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए फिर आगे, 1/2 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर आपको कितना दे रखा है? 0.7। अब 0.7 को मैं 7/10 लिख सकता हूं भाई, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो। अब इसका स्क्वायर है तो मैं एक बार और इसको 7/10 लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए कैंसिल करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से ये 11 टाइम में कैंसिल हो गया। ये 7 से आपका ये 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा? अब 11 गुणा 7 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 77, और नीचे 2 जीरो है तो यानी कि ये नीचे आ जाएगा 100। 77/100 है। इसको आगे सोल्व करेंगे, क्या आंसर बनेगा? ये 0.77 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा आपके सामने कि 10 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? अब जो पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता है, इस क्वेश्चन को आप लोग 1 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। देखिए किसी भी संख्याओं का औसत कुछ भी दे रखा है, आपको बोलेगा कि प्रत्येक में इतने की वृद्धि की है, प्रत्येक में, तो आपको क्या करना है? इस औसत में ही उतने की वृद्धि कर देनी है। आपका 47 आंसर हो जाएगा। कमी हुई होती तो हम घटा देते। अब आप बोलेंगे सर इसका एक बार बेसिक से बता दो, तो बेसिक से कैसे करेंगे? बेसिक से भी कोई ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। 10 संख्याओं का औसत 42 है, अगर मैं 10 को 42 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 संख्याओं का टोटल हो जाएगा 420। प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि हुई है, टोटल संख्याएं 10 हैं, 5-5 की वृद्धि हुई है, कितना बड़ा होगा? 50 बड़ा होगा। इस 420 टोटल में भी फिर 50 बढ़ गया होगा, है ना। तो जो नया टोटल है वो कितना हो जाएगा? इसमें 50 जोड़ देंगे, नया टोटल हो जाएगा 470। अब औसत बताना है, नया औसत टोटल है 470, संख्याएं तो आपकी 10 ही है ना, इसको 10 से भाग कर देंगे 47, तब भी आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है? अब यहां तो इनमें से सबको 12-12 से डिवाइड करके चेक कर लो, नहीं तो 12 का विभाजित रूल क्या बोलता है कि 12 से वही संख्या विभाजित होगी जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। इन 3 और 4 12 का मल्टीपल है, जो संख्या 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए वो 12 से भाग हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर दो को सोल्व करना पड़ेगा, यहां पर तो सिर्फ 12 से भाग कर लेंगे, तो 12 से भी कर सकते हैं और यहां पर भी 2 से सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से भाग हो जाएं वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। मैं देख रहा हूं 82 4 से भाग नहीं हो रहा है, यानी कि ये तो 12 से भाग नहीं होगी। 10 भी 4 से भाग नहीं होगा, 16 4 से भाग हो जाएगा, 46 भी 4 से भाग नहीं होगा। इट मींस आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर, 41 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही कोई ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सिंपल है, लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी गुणा समय, लंबाई क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, गति गुणा समय, ठीक है ना। अब कोई ट्रेन सिग्नल को पार कर रही है तो सिग्नल की तो कोई अपनी लंबाई है ही नहीं, वह ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार कर रही है। इट मींस 41 मीटर प्रति सेकंड को 11 सेकंड से गुणा कर देंगे तो आपकी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी
और या फिर कितनी दूरी तय की है वो भी हम निकाल सकते हैं, दूरी का भी फॉर्मूला आपका सेम में रहेगा। करिए अब 41 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर 451 मीटर। 451 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का 45 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है कि रामू और राजू की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 198 हो तो उनकी आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। देखो जी, आयु का अनुपात कितना है 4:5। ये टोटल दे रखा है 198 दोनों का। हम क्या करेंगे, दोनों की आयु का भी टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 रेशो का अनुपात दे रखा है कितना 198। 9 अनुपात का टोटल हो जाएगा 198 के बराबर। कैंसिल करेंगे, एक रेशो का मान निकालेंगे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18। एक रेशो का मान है 22। बोला है इनकी आयु के बीच अंतर ज्ञात करो। अब अंतर ज्ञात करना है ना, जो रेशो में अंतर होगा, रेशो में अंतर कितने का है भाई 1 का है, और एक रेशो का मान तो ऑलरेडी 22 है, यानी कि 22 ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगर नहीं समझ में आया तो बेसिक से कर लो, इस 22 को पहले 4 से गुणा कर लो, इस 22 को फिर 5 से गुणा कर लो, फिर दोनों को माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट है सर। अब ये लास्ट के 5 क्वेश्चन हैं आपके रीजनिंग के, इनको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं एक बार, उसके बाद सेशन को बंद करते हैं जी, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। लॉजिक ढूंढिए और उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। मैं क्या देख रहा हूं, 9 गुणा 4 करूंगा तो 36 हो रहा है, ठीक है ना। फिर मैं 36 गुणा 4 करूंगा, कितना आ रहा है 144 आ रहा है ना। 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, यानी कि 144 गुणा में 4 कर दो, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 576 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने क्या ऑप्शन सी को आंसर दिया है। आगे चलते हैं 47 नंबर, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह सीरीज है, यहां पर बताना है ये जो क्वेश्चन मार्क है यहां पर कौन सी संख्या आएगी जी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखो पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी गेम नहीं है इसमें। यहां पे कितने का डिफरेंस है, +8 हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, 15 4 19। आगे फिर से +8 हो रहा है, यहां पर +4 हो रहा है, यहां पर फिर से +8 हो रहा है। मतलब +8 +4 +8 +4 +8, आगे +4 करेंगे, 39 में 4 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा। कहां पे है, ऑप्शन बी में है, आंसर मैच करिएगा जी। अगला प्रश्न है 48 आपके सामने, किसी एक खास कूट भाषा में 231 का अर्थ पैंट इज ब्राउन है, 307 का अर्थ हिज ब्राउन शर्ट है, 781 का अर्थ शर्ट एंड पैंट्स है, तो इज के लिए कौन सा कोड होगा। देखो ये जो प्रश्न है ना, ये एसएससी वगैरह में आते हैं, आपके आर्मी में भी आ सकता है, रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। आपको बस कॉमन फैक्टर निकाल देने हैं, आंसर आ जाएगा। अब मैं पहले 2 में देख लेता हूं। देखो यहाँ पे 231 है ना, अब 231 दूसरे में तो कॉमन नहीं आ रहा कुछ, दूसरे में देखो 3 कॉमन है यहाँ पे, तीसरे में 3 नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों में 3 है, पहले और दूसरे में। इनमें देख लो कॉमन कौन सा है, पैंट इज ब्राउन, यहाँ पे हिज ब्राउन शर्ट, यानी कि जो ब्राउन है ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब 3 का जो कोड है वो क्या है, ब्राउन है। इतना क्लियर है। अब देखो पहले और तीसरे में एक कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक कॉमन दिखाई दे रहा है, मैं एक का भी निकाल लेता हूं। एक देखिए पैंट इज ब्राउन, और इसमें क्या है शर्ट एंड पैंट, मतलब जो पैंट है इसमें ये दोनों जगह कॉमन है। इसका मतलब एक का कोड क्या हो जाएगा, पैंट हो जाएगा। अब यहां पर सिंपल निकल गया भाई, पैंट इज ब्राउन, हमको इज का बताना है। पैंट का कोड आपका 1 है, ब्राउन का आपका 3 है, इज का कोड क्या हो जाएगा, जो आपका बच गया यहां पर 2, ये इज का कोड हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है जी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 49 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? आंसर क्या देंगे, जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए ध्यान से, इनको आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, फिर भी ऑब्जर्वेशन लगा के आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। अब मुझे आंसर पता है तो मैं आंसर पे ही चलूंगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। देखिए 13 प्लस 4 की जगह 16 करेंगे, डिवाइड बाई 16 की जगह 4 करेंगे, गुणा 5 माइनस 22। सोल्व करके अगर 11 आंसर आ रहा है तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले भाग करेंगे तो 4 चौके 16, ठीक है जी। देखो अब 13 प्लस यहां पे गुणा में 5 है, 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 माइनस 22। अब इसको सोल्व कर लो। 20 और प्लस 13 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 20 और 13 33 हो जाएंगे। 33 में से 22 को माइनस कर दीजिए, 11 आंसर आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा है, आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। ठीक है, सेक्शन वाइज कमेंट करना है सभी को। देखो, रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध साहित्य से कैसे है? इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? शांति के क्षेत्र में। ऑप्शन आपका यहां पर बी राइट हो जाएगा, 1979 में। सभी ने ऑप्शन बी को दिया है। तो भैया यही था आपका आज का सेशन, उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, सेक्शन वाइज कमेंट करिएगा कि सेक्शन बी में कितने राइट हुए हैं आपके, सेक्शन सी में कितने राइट हुए हैं और सेक्शन डी में कितने राइट हुए हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा है, टोटल इन 50 में से कितने राइट हुए हैं। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।